नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की बातें विद माधुरी में। आज हम बात करने वाले हैं उस टेक्निक की जो आने वाले समय में हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसी मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स जो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके और फैसले भी ले सके। जहां पहले कंप्यूटर सिर्फ वही करते थे जो उन्हें सिखाया जाता था, वही अब एआई अपने अनुभवों से सीखकर खुद को भी बेहतर बना सकता है। सोचिए, जब आप मोबाइल पर गूगल मैप खोलते हैं और वो आपको ट्रैफिक से बचाकर शॉर्टकट दिखाता है, तो वो एआई है। जब नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आपको आपकी पसंद के हिसाब से वीडियो सजेस्ट करता है, वो भी एआई ही है। जब बैंकिंग ऐप किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन को पकड़कर आपको अलर्ट भेजता है, तो वो भी एआई ही है। एआई सिर्फ अब टेक कंपनीज तक सीमित नहीं है, ये डॉक्टर्स की भी मदद कर रहा है बीमारियों की पहचान में, किसानों को मौसम और फसल की जानकारी दे रहा है, छात्रों को स्मार्ट एजुकेशन दे रहा है और बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहा है। यानी ये टेक्निक अब हर जगह मौजूद है, हमारी जेब में, हमारे घर में और हमारे दफ्तरों में भी। आज ये हर जगह मौजूद है। लेकिन दोस्तों, जितनी बड़ी इसकी ताकत है, उतने ही बड़े इसके खतरे भी है। डीप फेक वीडियो, नौकरी खोने का डर या फिर एआई के गलत इस्तेमाल से होने वाले अपराध, ये सब चुनौतियां भी हमारे सामने आज खड़ी है। इसीलिए हमें एआई को सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। यही कारण है कि इस सीरीज में हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कैसे काम करता है और भविष्य में हमारे लिए ये क्या क्या लेके आएगा। दोस्तों, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास की बात करते हैं, तो ये सिर्फ टेक्निकल प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी सपनों, उम्मीदों और असफलताओं की भी कहानी है। एआई का सफर कई उतार चढ़ाव से गुजरा है, कभी उम्मीदों का पहाड़ तो कभी निराशा की गहरी घाटी। आइए इस रोमांचक यात्रा को विस्तार से समझते हैं। एआई का बीज 1950 के दशक में बोया गया, जब मशहूर गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने सवाल पूछा, क्या मशीनें भी सोच सकती है? उन्होंने एक टेस्ट सुझाया जिसे बाद में ट्यूरिंग टेस्ट कहा गया। अगर कोई मशीन इंसान जैसी बातचीत कर सके और सामने वाला फर्क ना कर पाए, तो उसे बुद्धिमान माना जाएगा। इसी दौर में पहला न्यूरल नेटवर्क और परसेप्ट्रॉन जैसे मॉडल बने। कंप्यूटर छोटे थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। 1970 और 80 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम्स का दौर आया। माइसिन और डेंड्रल जैसे सिस्टम्स डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को फैसले लेने में मदद करने लगे। LISP मशीन्स बनी। डापा ने रिसर्च पर करोड़ों डॉलर लगाए। दुनिया को लगने लगा कि एआई कुछ ही सालों में इंसानों जैसी बुद्धि हासिल कर लेगा, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। इन सिस्टम्स की सीमाएं जल्द ही सामने आ गई। जैसे ही एआई की सीमाएं दिखी, उसकी फंडिंग कम हो गई, सरकारें पीछे हट गई और कंपनीज निराश हो गई। इसे ही कहा गया एआई विंटर। 1980s और 90s में कई प्रयोग रुके, कई रिसर्चर्स रास्ता बदलकर दूसरे फील्ड्स में चले गए। ये दौर हमें सिखाता है कि सिर्फ उम्मीदें काफी नहीं होती, टेक्निक को पुख्ता नतीजे भी देने होते हैं। 1990 के दशक में मशीन लर्निंग का उदय हुआ। अब मशीनें सिर्फ नियमों पर नहीं, बल्कि डेटा से सीखने लगी। 1997 में IBM का सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज चैंपियन गैरी कैस्पारोव को हरा दिया। यानी कंप्यूटर अब इंसानी दिमाग से बेहतर रणनीति बना सकते थे। इसी दौर में स्पीच रिकॉग्निशन और कंप्यूटर विजन ने भी प्रगति की। 2010 के दशक में GPUs और बड़े डेटा स्टेट्स ने एआई को पंख दिए। 2012 का इमेज नेट मोमेंट यादगार है, जब जॉफ्रे हिंटन की टीम ने न्यूरल नेटवर्क से बेजोड़ सफलता पाई। यही से डीप लर्निंग का असली दौर शुरू हुआ। गूगल ट्रांसलेट, सिरी और एलेक्सा जैसी टेक्नोलॉजी सामने आई। एआई अब हर किसी की जिंदगी में दाखिल हो चुका था। 2020 के बाद जनरेटिव एआई ने दुनिया हिला दी। ChatGPT जैसे लैंग्वेज मॉडल, मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे आर्ट टूल्स, एआई अब लिखने, बोलने, तस्वीरें बनाने और संगीत कंपोज करने में सक्षम हो गया। एआई अब सिर्फ रिसर्च लैब में नहीं, बल्कि हर इंसान की जेब में मौजूद स्मार्टफोन में आ चुका है। भारत भी अब पीछे नहीं रहा। इसरो ने स्पेस रिसर्च में एआई का इस्तेमाल किया। आधार और UPI जैसी परियोजनाओं ने फ्रॉड पकड़ने के लिए एआई का सहारा लिया है।
आज भारत के कई स्टार्टअप्स एआई को हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और शिक्षा में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत एआई का उपभोक्ता ही नहीं बल्कि निर्माता भी बन रहा है। दोस्तों, एआई का इतिहास हमें सिखाता है कि सपने देखने से ही काम नहीं चलता। धैर्य, रिसर्च और सही दिशा में मेहनत जरूरी है। एआई ने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज ये हमारे भविष्य को गढ़ने की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब सवाल ये है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, भलाई के लिए या नुकसान के लिए, ये हम पे निर्भर करता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ रिसर्च लैब या टेक कंपनीज तक सीमित नहीं है। आज एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आप सोच भी नहीं सकते कि दिन भर में कितनी बार आप एआई से जुड़ते हैं, कभी सीधे तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से। आइए देखते हैं कि किस तरह एआई हमारे चारों ओर काम कर रहा है। सुबह अलार्म बजाने से लेकर मौसम की जानकारी देने तक, सीरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे डिजिटल असिस्टेंट्स हमारी रोजमर्रा की शुरुआत आसान बना देते हैं। ये हमारी आवाज पहचानते हैं, सवालों का जवाब देते हैं और कई बार हमारी आदतों को समझकर हमें सुझाव भी देते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो कंटेंट आप देखते हैं वो यूं ही नहीं आता। एआई एल्गोरिदम आपकी पसंद और रुचि का अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर आपको पोस्ट, वीडियोस और रील्स दिखाते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी आप एक ही वीडियो पर घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। एआई आपके बिहेवियर को समझकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। Amazon, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा जैसी साइट्स आपको क्या दिखाएंगी, ये भी एआई तय करता है। अगर आपने कभी मोबाइल पर जूते खोजे हो तो ध्यान दिया होगा कि अगले कई दिनों तक आपको जूतों के विज्ञापन ही दिखते हैं। इसे कहते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। एआई आपके पिछले सर्च, खरीदारी और रुचियों को ट्रैक करके नए प्रोडक्ट सजेस्ट करता रहता है। आज भारत में यूपीआई सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम है, लेकिन यूपीआई को सुरक्षित बनाने में भी एआई की बड़ी भूमिका है। जब भी कोई संदिग्ध लेन देन होता है, एआई सिस्टम उसे पहचान कर बैंक को अलर्ट भेजता है। ये धोखाधड़ी रोकने का एक अहम तरीका बन गया है। आज स्मार्ट वॉच आपकी हार्ट बीट, नींद और कैलोरीज गिनता है। ये भी एआई का ही कमाल है। फिटनेस एप्स आपकी आदतों का डेटा लेकर आपको बेहतर डाइट्स और एक्सरसाइज प्लान देते हैं। यानी एआई अब आपकी सेहत का भी साथी बन चुका है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे बायजूस, अनअकैडमी और खान अकेडमी एआई का इस्तेमाल करके हर छात्र के लिए व्यक्तिगत अध्ययन योजना बनाते हैं। एआई जानता है कि आपको किस विषय में कठिनाई है और उसी अनुसार प्रश्न व समाधान प्रस्तुत करता है। दोस्तों, एआई हमारे जीवन का अदृश्य साथी है। ये हमें मनोरंजन देता है, हमारी शॉपिंग आसान बनाता है, हमारी सेहत का ध्यान रखता है और हमारी शिक्षा को व्यक्तिगत बनाता है। लेकिन साथ ही ये हमारे डेटा को भी ट्रैक करता है और हमारी पसंद नापसंद को रिकॉर्ड करता है। यानी सुविधा और खतरा दोनों साथ साथ चलते हैं। अब सवाल ये है कि हम इस सुविधा का आनंद कैसे लें और खतरे से खुद को कैसे बचाएं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा असर दो फील्ड्स में देखा जा रहा है, हेल्थ केयर और एजुकेशन। ये दोनों ही क्षेत्र इंसान की जिंदगी के सबसे अहम हिस्से हैं और एआई इन्हें बदलकर भविष्य की दिशा तय कर रहा है। आइए विस्तार से देखते हैं कि आखिर कैसे। एआई अब डॉक्टर्स का भी साथी बन चुका है। पहले जहां बीमारियों का पता लगाने में दिन लग जाते थे, आज एआई आधारित स्कैनिंग और रिपोर्टिंग मिनटों में नतीजे दे देती है। एमआरआई और सीटी स्कैन में एआई एल्गोरिदम उन पैटर्न्स को पकड़ सकते हैं जो इंसानी आंख से आसानी से छूट सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती पहचान में भी एआई चमत्कार कर रहा है। एआई का इस्तेमाल दवाओं के शोध में भी हो रहा है। कोविड-19 महामारी के समय कई एआई मॉडल्स ने दवा और वैक्सीन खोजने की प्रक्रिया को तेज किया है। टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज कर पा रहे हैं, क्योंकि एआई मरीज की जानकारी और लक्षणों का विश्लेषण करके सुझाव देता है। आज पहनने योग्य डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉच हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर और नींद के पैटर्न्स ट्रैक करते हैं। एआई इन डेटा का विश्लेषण करके हमें चेतावनी देता है कि अगर कोई समस्या नजर आती है तो। यानी एआई अब हमारे स्वास्थ्य का चौकीदार भी बन गया है। शिक्षा में एआई का असर उतना ही गहरा है। पहले जहां हर छात्र को एक जैसा पाठ पढ़ाया जाता था, अब एआई हर छात्र की समझ और जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान तैयार करता है। बायजूस
अनअकैडमी और खान अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स एआई का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि छात्र को किस टॉपिक में मुश्किल हो रही है। फिर उसी के अनुसार प्रश्न, वीडियो और टेस्ट सजेस्ट किए जाते हैं। इससे छात्रों को बेहतर और तेजी से सीखने का मौका मिलता है। एआई आधारित चैटबॉट्स अब छात्रों के सवालों का तुरंत जवाब देते हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रॉक्टरिंग भी एआई की मदद से हो रही है, जहां सिस्टम देखता है कि छात्र नकल तो नहीं कर रहा। भविष्य में एआई आधारित वर्चुअल टीचर छात्रों को घर बैठे पढ़ा सकेंगे। ये ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की कमी को पूरा करने का एक बड़ा समाधान हो सकता है। दोस्तों, हेल्थ केयर और शिक्षा में एआई इंसानी जिंदगी को नई दिशा दे रहा है। ये बीमारियों की पहचान तेज कर रहा है, दवाओं की खोज आसान बना रहा है और छात्रों के लिए शिक्षा को व्यक्तिगत और सुलभ बना रहा है। लेकिन याद रखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। अगर एआई का गलत इस्तेमाल हुआ तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एआई के उस पहलू की जो जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी। ये पहलू है सर्वेलेंस यानी निगरानी, और उससे जुड़ा सबसे बड़ा खतरा प्राइवेसी का खत्म होना। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और हर जगह कैमरास आपकी तस्वीरें कैद कर रहे हैं। आपने क्या खरीदा, आप किससे मिले, आपने किसे फोन किया, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। एआई की ताकत से अब ये डेटा सिर्फ जमा नहीं होता, बल्कि उसका विश्लेषण भी तुरंत किया जाता है। चेहरे पहचानने वाली टेक्निक्स आपके चेहरे को स्कैन करके ये बता सकती है कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं और आपके बारे में कितनी जानकारी पहले से मौजूद है। आज चाइना जैसे देशों में हर गली और चौक पर एआई आधारित कैमरास लगे हैं जो हर नागरिक पर नजर रखते हैं। कहा जाता है कि चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम लोगों के व्यवहार को ट्रैक करता है। कौन समय पर कर्ज चुकाता है, कौन सरकार की नीतियों का पालन करता है, कौन सोशल मीडिया पर क्या लिखता है। इन सब आधारों पर लोगों की रैंकिंग तक तय की जाती है। अगर आपकी रैंकिंग खराब है तो आपको ट्रेन का टिकट तक नहीं मिलेगा। भारत में भी एआई आधारित निगरानी सिस्टम्स तेजी से बढ़ रही है। रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और शहरों की सड़कों पर स्मार्ट कैमरास लगाए जा रहे हैं। ये अपराध रोकने में मदद करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमारी निजी स्वतंत्रता में भी दखल देगा? अगर ये हर वक्त डर रहेगा कि कोई हमें देख रहा है, तो क्या हम सच में आजाद है? एआई अब हमारे फोन और इंटरनेट ब्राउजिंग की भी निगरानी करता है। कौन सी वेबसाइट आप खोलते हैं, कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हैं, सबका रिकॉर्ड बनता है। ये डेटा फिर कंपनीज को बेचा जाता है, जो इसे विज्ञापन दिखाने के लिए इस्तेमाल करती है। सोचिए, आपने एक बार ऑनलाइन जूते सर्च किए और फिर हर वेबसाइट पर वही जूतों के विज्ञापन आने लगे। यही है सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, ये इंसानी स्वतंत्रता की नींव है। लेकिन एआई के जमाने में प्राइवेसी सबसे बड़ा संकट झेल रही है। एआई अब हमारी पसंद नापसंद, आदतें, रिश्ते और यहाँ तक कि हमारी सोच तक को समझने लगा है। इससे सरकारें भी हमें कंट्रोल कर सकती है और कंपनीज भी। अमेरिका और यूरोप में एआई आधारित निगरानी को लेकर कई कानूनी लड़ाइयां चल रही है। कई देशों ने फेशियल रिकॉग्निशन पर पाबंदी लगाने की मांग की है। 2013 में एडवर्ड स्नोडेन ने खुलासा किया था कि अमेरिका की एनएसए नागरिकों की फोन कॉल और ईमेल पर निगरानी करता है। आज एआई ने उस निगरानी को और भी ताकतवर बना दिया है। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी प्राइवेसी कैसे बचाएं? इसका जवाब है कड़े कानून, पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी का जिम्मेदार इस्तेमाल। यूरोप में जीडीपीआर जैसे कानून डेटा सुरक्षा को मजबूती देते हैं। भारत में भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम खुद भी जागरूक बने। कौन सा ऐप हमारी जानकारी मांग रहा है, कौन सी वेबसाइट हमारे डेटा को ट्रैक कर रही है, ये हम ध्यान से देखें। दोस्तों, एआई और सर्वेलेंस एक दोधारी तलवार है। ये अपराध रोक सकता है, सुरक्षा बढ़ा सकता है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो ये इंसान की स्वतंत्रता भी छीन सकता है। प्राइवेसी सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि इंसानी गरिमा का हिस्सा है। और अगर प्राइवेसी नहीं बची तो आजादी भी नहीं बचेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एआई के उस अंधेरे पहलू की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, डीप फेक्स और एआई क्राइम। ये वो टेक्निक है जो जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। डीप फेक का मतलब है डीप लर्निंग और फेक का मेल।
यानी ऐसी नकली लेकिन बहुत ही असली लगने वाली तस्वीरें, वीडियो और आवाजें जो पूरी तरह से एआई द्वारा बनाई जाती है। डीप फेक टेक्निक जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स पर आधारित है। एक नेटवर्क फेक डेटा बनाता है और दूसरा नेटवर्क असली और नकली में फर्क करने की कोशिश करता है। ये मुकाबला तब तक चलता है जब तक फेक इतना परफेक्ट ना हो जाए कि इंसानी आंख भी धोखा खा जाए। आज डीप फेक वीडियो इतने असली लगते हैं कि कभी कभी विशेषज्ञ भी असली और नकली में फर्क नहीं कर पाते। अब डीप फेक के कुछ खतरे समझते हैं, जैसे कि राजनीति में इसका दखल देना, चुनावों में उम्मीदवारों की नकली वीडियो बनाकर अफवाहें फैलाना। 2019 में भारत में एक राजनीतिक पार्टी ने चुनाव प्रचार में डीप फेक का इस्तेमाल किया था। अमेरिका और यूरोप में भी कई बार नेताओं के नकली वीडियो सामने आए हैं। हजारों फिल्मों में अभिनेत्रियों के चेहरे डीप फेक से बदल दिए गए। ये प्राइवेसी का सबसे बड़ा उल्लंघन है। कई कंपनीज में डीप फेक आवाज का इस्तेमाल करके सीईओ या मैनेजर बनकर कर्मचारियों को धोखा दिया गया और करोड़ों रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। 2020 में ब्रिटेन की एक कंपनी के कर्मचारी को उसके सीईओ की आवाज का डीप फेक कॉल आता है, जिससे तुरंत पैसा ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था। कर्मचारी ने मान लिया और लाखों डॉलर का नुकसान हो गया। अब भारत में भी डीप फेक वीडियो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाए जाते हैं, कभी नेताओं के खिलाफ तो कभी सेलिब्रिटीज के नाम से। एआई अब सिर्फ नकली वीडियो बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराधों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। साइबर क्रिमिनल्स एआई का इस्तेमाल पासवर्ड तोड़ने में, कैप्चा बाईपास करने में और यहाँ तक कि फिशिंग ईमेल को और विश्वसनीय बनाने के लिए भी कर रहे हैं। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी एआई का प्रयोग होता है, लेकिन अपराधी भी इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एआई आधारित बॉट्स एक साथ हजारों फर्जी लेन देन कर सकते हैं। क्रिप्टो और बिटकॉइन फ्रॉड्स में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। डीप फेक सिर्फ धोखा ही नहीं देता, बल्कि इंसानों की मानसिक शांति भी छीनता है। अगर किसी का नकली वीडियो वायरल हो जाए तो उसकी प्रतिष्ठा, करियर और निजी जीवन बर्बाद हो सकता है। आज हम ऐसे दौर में हैं जहां देखा है का मतलब सच है नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय यूनियन तक सभी डीप फेक को रोकने के लिए नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में कुछ राज्यों ने डीप फेक पोर्नोग्राफी और चुनावी डीप फेक्स पर बैन लगाया है। भारत में भी आईटी कानून के तहत कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि टेक्निक अपराधियों से हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। अब इस पे हम क्या सॉल्यूशंस और क्या उम्मीद रख सकते हैं? डीप फेक और एआई क्राइम से निपटने के लिए कई समाधान सुझाए जाते हैं, जैसे कि एआई डिटेक्शन टूल्स का यूज करना जो डीप फेक वीडियो की पहचान कर सके, डिजिटल वाटरमार्किंग ताकि असली और नकली में फर्क किया जा सके, अवेयरनेस कैंपेन्स ताकि लोग किसी भी वीडियो पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। दोस्तों, डीप फेक और एआई क्राइम्स हमें ये सिखाते हैं कि हर टेक्निक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये कला, मनोरंजन और शिक्षा के लिए नई संभावनाएं खोलती है, तो दूसरी तरफ अपराधियों को नए हथियार भी देती है। अब भविष्य का सवाल यही है, क्या हम इस टेक्निक का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करेंगे या इसे हमारे समाज को तोड़ने देंगे? कल्पना कीजिए एक युद्ध भूमि जहां सैनिकों की जगह रोबोट और ड्रोन एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ना कोई थकान है, ना कोई डर, बस मशीन्स जिनका एकमात्र उद्देश्य है लक्ष्य को खत्म करना। यही है भविष्य का युद्ध, एआई और ऑटोनोमस वेपन्स की दुनिया। ऑटोनोमस वेपन्स ऐसे हथियार है जो बिना इंसानी आदेश के खुद निर्णय ले सकते हैं, कैसे निशाना बनाना है और कब हमला करना है। इन्हें लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स या लॉज भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर एआई ड्रोन जो दुश्मन की पोजीशन पहचान कर खुद हमला कर सके। आज सबसे ज्यादा चर्चा स्वॉर्म ड्रोन्स की है। ये सैकड़ों छोटे ड्रोन का एक समूह होता है जो एआई की मदद से मिलकर काम करता है। ये खुद तय करते हैं कि किसे कहां हमला करना है। इंडिया की डीआरडीओ भी स्वॉर्म ड्रोन्स पर काम कर रही है। इसी तरह इजराइल के हार्पी ड्रोन्स और यूएस के प्रेडेटर ड्रोन्स दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में एआई ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन ने एआई पावर ड्रोन से रूसी टैंकों को निशाना बनाया। रशिया ने भी अपने एआई सिस्टम से साइबर अटैक और मिसाइल गाइडेंस में बढ़त हासिल की। ये दुनिया को दिखाता है कि भविष्य के युद्ध इंसान नहीं बल्कि मशीन्स लड़ेंगे। अब भारत भी इसमें पीछे नहीं है। डीआरडीओ का रुस्तम ड्रोन और स्वॉर्म ड्रोन प्रोजेक्ट हमारी सुरक्षा को नई ऊंचाई दे रहा है।
एआई आधारित सर्वेलेंस सिस्टम्स, बॉर्डर मॉनिटरिंग और साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज पर भारत तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में ये भारत की रक्षा रणनीति में मुख्य भूमिका भी निभाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या हम मशीन्स को इंसान मारने का अधिकार दे सकते हैं? अगर कोई गलती हो गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी, मशीन की या प्रोग्रामर की? यही वजह है कि यूएन में किलर रोबोट्स पर बैन की मांग उठी है। कई देशों का कहना है कि ऑटोनॉमस वेपन्स इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में 30 से ज्यादा देश ऑटोनॉमस वेपन्स पर बैन की मांग कर चुके हैं, लेकिन बड़ी शक्तियां जैसे यूएसए, रशिया और चाइना इसका विरोध करती हैं। उनका कहना है कि ये हथियार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। यानी आने वाले समय में ग्लोबल एआई आर्म्स रेस भी देखने को मिलेगी। ऑटोनॉमस वेपन्स युद्ध की परिभाषा तो बदल देंगे, एक और ये राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाएंगे तो दूसरी ओर मानवता के लिए खतरा भी खड़ा करेंगे। सवाल ये है, क्या हम एआई को इतना अधिकार देने के लिए तैयार हैं? ये आने वाले दशकों का सबसे बड़ा नैतिक और राजनीतिक सवाल है। दोस्तों, अब हम उस पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो आम इंसान को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, एआई और रोजगार। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ये हमारी नौकरियों पर क्या असर डालेगा। एआई इस मामले में अलग है, क्योंकि ये सिर्फ मशीन्स या फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं है, बल्कि दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों और यहाँ तक कि रचनात्मक उद्योगों तक फैल चुका है। एआई और रोबोटिक्स का पहला असर ब्लू कॉलर जॉब्स पर पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कार असेंबली, मोबाइल प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फील्ड्स में अब इंसानों से ज्यादा मशीन्स काम कर रही है। टेस्ला की गीगा फैक्ट्री और चाइना की फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज में हजारों रोबोट्स 24/7 काम करते हैं। भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी ने भी कई प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया है। वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स में भी ये बदलाव है। अमेज़न ने भारत और अमेरिका दोनों में रोबोट्स और ड्रोन से पैकेज मूव करना शुरू कर दिया है। इससे तेज डिलीवरी तो संभव हुई है, लेकिन हजारों कर्मचारियों की जरूरत भी कम हो गई है। अब बात करते हैं उन जॉब्स की जो सुरक्षित मानी जाती थी, व्हाइट कॉलर जॉब्स। एआई ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। पहले जहां कॉल सेंटर में हजारों लोग काम करते थे, अब चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स यहाँ काम मिनटों में कर देते हैं। एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी और मिड जर्नी ब्लॉग, आर्टिकल और क्रिएटिव डिजाइन बनाने लगे। इससे एंट्री लेवल राइटर्स और डिजाइनर्स प्रभावित हो रहे हैं। एआई अब बैलेंस शीट्स एनालाइज कर सकता है, लोन प्रोसेसिंग कर सकता है और लीगल रिसर्च भी कर सकता है। इससे जूनियर एनालिस्ट और लीगल असिस्टेंट्स की भूमिका भी कम हो रही है। भारत जैसे देशों में इसका असर और भी ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि हमारी बड़ी आबादी आईटी और बीपीओ सेक्टर पर निर्भर है। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनीज ने हाल ही में एंट्री लेवल कर्मचारियों की भर्ती कम कर दी है। कई जगह जूनियर प्रोग्रामर्स और टेस्टिंग स्टाफ की जरूरत भी कम हो गई है, क्योंकि एआई कोडिंग और टेस्टिंग दोनों कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर में भी चैटबॉट्स, फ्रॉड डिटेक्शन और डिजिटल ऑनबोर्डिंग के चलते ग्राहक सेवा और बैकएंड जॉब्स में कटौती हुई है। कृषि में भी एआई का असर है। ड्रोन अब खेतों की निगरानी करते हैं, पानी और उर्वरक का सही उपयोग बताते हैं। ये किसानों के लिए मददगार है, लेकिन खेत मजदूरी पर असर डाल सकता है। एआई केवल जॉब्स खत्म नहीं कर रहा, बल्कि नई नौकरियां भी पैदा कर रहा है, जैसे कि एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और मशीन लर्निंग ट्रेनर जैसे नए रोल भी उभर के आ रहे हैं। भारत में एआई आधारित स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनीज भारत में एआई ट्रेनिंग और जॉब्स ला रही है। लेकिन समस्या ये है कि नई नौकरियां अक्सर हार्ड स्किल्ड लोगों के लिए होती है। अब गांव में और छोटे शहरों में रहने वाले, जिनकी पहुंच नई शिक्षा और ट्रेनिंग तक नहीं है, उनके लिए ये बदलाव बेरोजगारी का बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। एआई से अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी ज्यादा चौड़ी हो सकती है। भविष्य में इंसान और एआई का सहयोग ही रास्ता है। एआई को दुश्मन मानने के बजाय हमें इसे सहायक के रूप में अपनाना होगा। रिस्केलिंग और अपस्केलिंग ही असली समाधान होगा। सरकार और कंपनीज को मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने होंगे। स्कूल्स और कॉलेजेस को भी अपने कोर्स बदलने होंगे, ताकि बच्चे शुरू से ही एआई की दुनिया के लिए तैयार हो सके। बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनाकर हम खुद को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अब हम एआई की यात्रा के उस पहलू पर पहुंच चुके हैं जहां मशीन्स केवल गणना या युद्ध तक सीमित नहीं रही।
बल्कि उन्होंने इंसानी रचनात्मकता को भी चुनौती देना शुरू कर दिया है। कला, लेखन और संगीत, जो अब तक केवल मानवीय कल्पना और भावनाओं का क्षेत्र माना जाता था, एआई ने वहां भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन जैसे टूल्स ने कला की दुनिया बदल दी है। पहले जहां एक पेंटिंग बनाने में कलाकार को दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, अब केवल कुछ शब्द टाइप करने से एआई उसी स्तर की कला बना देता है। एआई जनरेटेड आर्ट वर्क्स को अब अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी शामिल किया जा रहा है और कुछ ने तो पुरस्कार भी जीते हैं। लेकिन इसके साथ ही कॉपीराइट और मौलिकता पर भी बड़ी बहस शुरू हो गई है। भारत में भी कई कलाकार अब एआई टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं। युवा डिजाइनर्स अपने काम को तेजी से पूरा करने के लिए एआई का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे ये डर भी है कि पारंपरिक कलाकारों की रोजी रोटी पर इससे जरूर असर पड़ेगा। चैट जीपीटी, जैस्पर और कॉपी एआई जैसे टूल्स ने लेखन को नया आयाम दिया है। एआई अब आर्टिकल्स, ब्लॉग, स्क्रिप्ट और यहाँ तक कि कविताएं भी लिख सकता है। पत्रकारिता में एआई आधारित टूल्स न्यूज रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ब्लूमबर्ग और वॉशिंगटन पोस्ट ने एआई का उपयोग वित्तीय रिपोर्टिंग और खेल समाचार लिखने के लिए शुरू किया है। भारत में भी कई डिजिटल मीडिया हाउस अब एआई टूल से न्यूज अपडेट्स तैयार कर रहे हैं। इससे कंटेंट तेजी से तैयार होता है, लेकिन पत्रकारों की भूमिका पर जरूर सवाल उठने लगे हैं। संगीत में भी एआई ने चौंकाने वाली प्रगति की है। एआई टूल्स अब किसी भी शैली में नया संगीत तैयार कर सकते हैं। एम्पर म्यूजिक और एवा जैसे टूल्स से फिल्म और विज्ञापन उद्योग में प्रयोग होने लगा। स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसी कंपनीज भी एआई आधारित सिफारिशों से संगीत उद्योग बदल रही है। भारत में भी कई स्टूडियोज अब बैकग्राउंड म्यूजिक और जिंगल्स बनाने के लिए एआई का उपयोग करने लगे। हालांकि शास्त्रीय संगीत और लाइव परफॉर्मेंसेज जैसे क्षेत्रों में अभी भी इंसानी कला ही आगे है। एआई ने क्रिएटिव इंडस्ट्री में बड़े अवसर पैदा किए। अब कोई भी व्यक्ति बिना विशेष ट्रेनिंग के संगीत बना सकता है, पेंटिंग कर सकता है या लेख लिख सकता है। ये रचनात्मकता का लोकतंत्रीकरण है। छोटे शहरों और गांवों के लोग भी एआई टूल से अपनी कला दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके खतरे भी है। एआई से बनी कला और संगीत में इंसानी भावनाओं की गहराई अक्सर गायब होती है। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन, फेक न्यूज और पायरेसी जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। अगर एआई किसी मौजूदा कलाकार की शैली कॉपी करके नई रचना बना दे, तो असली कलाकार का हक कहां जाएगा? ये एक गंभीर कानूनी और नैतिक चुनौती है। भविष्य में इंसान और एआई साथ मिलकर रचनात्मकता के नए आयाम गढ़ सकता है। एआई एक टूल की तरह इंसान की कल्पना को और आगे ले जाएगा। जैसे कैमरे के आने से पेंटिंग खत्म नहीं हुई, वैसे ही एआई से असली कला खत्म नहीं होगी, बल्कि नए रूप में और ज्यादा समृद्ध होगी। रचनात्मकता का मूल स्रोत हमेशा इंसान ही रहेगा, एआई केवल उसका विस्तार करेगा। एआई जितनी तेजी से हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, उतनी ही तेजी से इसके नियंत्रण और नियमों की भी जरूरत महसूस होने लगी है। अगर हम समय रहते एआई को सही दिशा में नहीं ले गए, तो ये मानवता के लिए भी खतरा बन सकता है। यही कारण है कि एआई गवर्नेंस और एथिक्स आज दुनिया की सबसे बड़ी बहस का हिस्सा बन गए हैं। एआई सिस्टम्स अब इंसानी निर्णयों को भी प्रभावित करने लगे। बैंकिंग, हेल्थ केयर, जॉब रिक्रूटमेंट, कानून और यहाँ तक कि चुनाव तक हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एआई गलती करे तो जिम्मेदारी किसकी होगी? एआई में मौजूद बायस से समाज में असमानता कैसे बढ़ सकती है? इन सवालों का जवाब गवर्नेंस और एथिकल फ्रेमवर्क्स ही दे सकते हैं। दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून जो ईयू ने बनाया था 2024 में, जिसमें हाई रिस्क एआई सिस्टम्स के लिए सख्त नियम बनाए गए। इसमें फेस रिकॉग्निशन और निगरानी जैसे सिस्टम्स पर सीमाएं लगाई गई। अमेरिका का एआई बिल ऑफ राइट्स, इसमें नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि एआई उनके साथ भेदभाव ना करे और उनके डेटा का दुरुपयोग ना करे। भारत में हाल ही में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है। इसके अलावा एनआईटीआई आयोग ने रिस्पॉन्सिबल एआई पर दिशा निर्देश दिए। हालांकि भारत में अभी कोई विशेष एआई कानून नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी जरूर शुरू हो चुकी है। अब समझते हैं एआई एथिक्स के कुछ बड़े मुद्दों को, जैसे कि बायस और डिस्क्रिमिनेशन। कई बार एआई हायरिंग टूल्स महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करते पाए गए। प्राइवेसी और सर्वेलेंस,
फेस रिकॉग्निशन और डेटा मॉनिटरिंग से नागरिकों की निजता खतरे में पड़ सकती है। अकाउंटेबिलिटी, अगर एआई की वजह से किसी को नुकसान हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डेवलपर, कंपनी या सरकार? ट्रांसपेरेंसी, एआई सिस्टम अक्सर ब्लैक बॉक्स की तरह होता है, हमें ये समझ ही नहीं आता कि निर्णय कैसे लिया गया। यूनेस्को ने एथिकल एआई के लिए ग्लोबल गाइडलाइंस जारी की है। G7 देशों ने एआई की सुरक्षा और जिम्मेदारी पर मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। संयुक्त राष्ट्र में किलर रोबोट्स और ऑटोनॉमस वेपन्स पर बैन लगाने की बहस चल रही है। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया अब एआई को नियंत्रित करने के लिए सहयोग की जरूरत मानती है। भारत में डीप फेक के मामलों ने दिखाया कि बिना कानून के एआई कितना खतरनाक हो सकता है। कई मशहूर हस्तियों के फर्जी वीडियो वायरल हुए और साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगा। भारत में एआई गवर्नेंस का मतलब केवल इनोवेशन को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और प्राइवेसी को बचाना भी है। डेटा लोकलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी और एआई रेगुलेशन भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। भविष्य में एआई गवर्नेंस के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन अनिवार्य है। हर देश अपने कानून बनाएगा, लेकिन एआई की सीमाएं देश की सीमाओं से बाहर जाती है, इसलिए एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क भी जरूरी है। एथिकल एआई का मतलब है ह्यूमन सेंट्रिक और रिस्पॉन्सिबल एआई, यानी ऐसा एआई जो इंसान की भलाई के लिए काम करे और नुकसान ना पहुंचाए। डू नॉट हार्म प्रिंसिपल आने वाले समय में एआई का सबसे बड़ा गाइडलाइन होना चाहिए। एआई गवर्नेंस और एथिक्स हमें याद दिलाते हैं कि टेक्निक कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंतिम उद्देश्य हमेशा मानवता की सेवा ही होना चाहिए। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल टेक्निकल एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि विकास का अहम साधन बन चुका है। एआई का असर हमारे रोजमर्रा के जीवन से लेकर राष्ट्रीय रणनीति तक साफ दिखता है। यूपीआई पेमेंट्स, आधार आधारित सेवाएं, हेल्थ केयर में एआई डायग्नोसिस, एग्रीकल्चर में स्मार्ट सॉल्यूशंस, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि भारत ने एआई को तेजी से अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इन अवसरों के साथ साथ कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। अब भारत में एआई के क्या-क्या अवसर है वो समझते हैं। डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट्स का वैश्विक नेता बना दिया है। हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस एआई और मशीन लर्निंग की मदद से सुरक्षित होते हैं। हेल्थ केयर, एआई आधारित डायग्नोसिस जैसे कि कैंसर और अन्य बीमारियों की शुरुआती पहचान भारत की बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और आसान बना सकते हैं। एग्रीकल्चर, किसान ड्रोन और एआई मॉडल की मदद से फसल की स्थिति का आकलन कर सकते हैं, मौसम की भविष्यवाणी पा सकते हैं और सही समय पर निर्णय ले सकते हैं। एजुकेशन, वर्चुअल टीचिंग असिस्टेंट और एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग छात्रों के लिए नए अवसर खोल रहे हैं। स्टार्टअप्स और जॉब्स, भारत एआई स्टार्टअप्स का हब बना रहा है। एआई रिसर्च, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में लाखों नौकरियां उत्पन्न हो रही है। अब भारत में एआई की कुछ चुनौतियां भी है, उनको समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इससे एआई के लाभ सभी तक नहीं पहुंच पा रहे। डिजिटल डिवाइड, शहरी और ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का फर्क बढ़ रहा है। एआई तभी सफल होगा जब हर व्यक्ति को डिजिटल ज्ञान मिलेगा। एथिक्स और प्राइवेसी, आधार और फेस रिकॉग्निशन जैसे प्रोजेक्ट्स में नागरिकों की प्राइवेसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी, एआई विशेषज्ञों की मांग बहुत अधिक है, लेकिन भारत में अभी पर्याप्त स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं है। रेगुलेशन और पॉलिसी, एआई को लेकर एक नए स्पष्ट राष्ट्रीय नीति और कानून बनाना अभी भी बाकी है। आधार के जरिए एआई आधारित पहचान प्रणाली भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में से एक है। एआई आधारित टेलीमेडिसिन सेवा ने लाखों ग्रामीणों को ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा दी। माइक्रोसॉफ्ट और भारतीय सरकार की साझेदारी में एआई ने किसानों को मौसम और फसल संबंधी जानकारी भी प्रदान की। भारत सरकार ने एनआईटीआई आयोग की नेशनल स्ट्रैटेजी ऑफ एआई के तहत एआई को 5 मुख्य क्षेत्रों में बढ़ावा देने की योजना बनाई है। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट मोबिलिटी। भविष्य में भारत एआई रिसर्च और डेवलपमेंट का एक वैश्विक केंद्र बन सकता है। अब तक हमने एआई के इतिहास, उसके विकास, उपयोग, अवसर, चुनौतियां और नैतिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की।
इस समापन अध्याय में हम भविष्य की ओर देखते हैं, जहां उम्मीदें भी है और डर भी है। एआई का सफर केवल टेक्निक की कहानी नहीं है, ये इंसान और मशीन के रिश्ते का एक नया अध्याय भी है। एआई से हम एक बेहतर दुनिया की उम्मीद भी कर सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य में ऐसे इलाज जिनसे लाखों जानें बचाई जा सके, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण, हम ऐसी शिक्षा ला सकते हैं जो हर बच्चे तक व्यक्तिगत स्वरूप से पहुंच सके। गरीबी और भूख पर काबू पाने के लिए हम नए अवसर भी खोज सकते हैं। जलवायु परिवर्तन जैसे संकटों का समाधान भी निकाला जा सकता है। मानव रचनात्मकता को नए आयाम भी दे सकते हैं। अब इस एआई के साथ साथ कुछ डर भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि नौकरी का संकट और असमानता का बढ़ना, निजता और स्वतंत्रता यानी कि आपके प्राइवेसी का हनन, डीप फेक और झूठी खबरों से समाज में अव्यवस्था फैलाई जा सकती है। एआई आधारित हथियारों से वैश्विक शांति को भी खतरा पहुंच रहा है। मानवता पर मशीन्स के हावी होने का खतरा है। अब इसमें हम इंसानों की क्या भूमिका है? एआई का भविष्य तय करने की शक्ति हमारे हाथों में है। हमें इसे एक साधन की तरह इस्तेमाल करना होगा, ना कि अपने ऊपर हावी होने देना होगा। एथिकल एआई, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और ग्लोबल कोऑपरेशन से ही हम एक संतुलित और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। अब इससे हमने क्या संदेश लिया? एआई का सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। आने वाले समय में ये हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। लेकिन याद रखिए, एआई का भविष्य मशीन्स नहीं तय करेंगे, बल्कि हम इंसान तय करेंगे। उम्मीद और डर दोनों हमारे सामने हैं। चुनाव हमें करना है। आइए मिलकर ये सुनिश्चित करें कि एआई इंसानियत के लिए वरदान बने, अभिशाप नहीं। एआई का भविष्य हम इंसानों के हाथों में है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आपने इससे कुछ सीखा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे सारे वीडियोस आसानी से देख सके और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आप भी उसमें कुछ इनपुट्स देना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की और आप तक पहुंचाने की। धन्यवाद।